नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन बाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित जानकारी से भरपूर एक शो जिसका नाम है टिकट टॉक। आज किस डाक टिकट पर और किसके बारे में कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, देखिएगा। यह डाक टिकट वर्ष 2010 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर जारी की गई थी। आयताकार में 39 मिलीमीटर लंबाई एवं 29 मिलीमीटर चौड़ाई की ये डाक टिकट है, जिस पर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फोर्ट मुंबई स्थित MMO बिल्डिंग का स्केच है तथा बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला जी का चित्र अंकित है। 5 रुपये मूल्य की इस डाक टिकट पर नीचे हिंदी एवं अंग्रेजी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा एक तरफ डाक टिकट जारी करने का वर्ष 2010 अंकित है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी बैंक होने का गौरव प्राप्त है, जिसका शुरू से ही स्वामित्व, प्रबंधन तथा कर्मचारी भारतीय रहे हैं। यह एक ग्राहक केंद्रित बैंक है जिसने अपने साथ आम नागरिकों को जोड़ने के लिए तथा उनमें बचत की आदत डालने के लिए बचत खाता HSS अकाउंट की सुविधा प्रारंभ की। महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ने के लिए महिला विभाग बनाया। दूसरे बैंकों का अधिग्रहण करने वाला सेंट्रल बैंक पहला बैंक बना। दूसरे बैंक का प्रबंधन करने वाला भी पहला बैंक बना। साथ ही बैंकों में लॉकर सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक भी बना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ही सबसे पहले महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया। बचत खातों से चेक द्वारा अपना पैसा निकालने की सुविधा देने वाला, कैश सर्टिफिकेट जारी करने वाला तथा अन्य कई सुविधाएं पहली बार देने वाला बैंक भी यही बैंक है। लिस्ट लंबी है, इन पर आगे चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला जी की। 9 अगस्त 1881 को जन्मे सोराबजी पोचखानवाला जी एक पारसी भारतीय थे, जिन्हें उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 1 मार्च 1935 को अंग्रेज सरकार ने सर की उपाधि से विभूषित किया था। वर्ष 1910 में स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था। 28 बरस के युवा सोराबजी तब बैंक ऑफ इंडिया में सहायक लेखापाल के पद पर कार्यरत थे और उनके बॉस श्री HP स्ट्रिंगफेलो ने एक दिन कह दिया कि भारतीय किसी बैंक को मैनेज करने में सक्षम नहीं है। इसी बात ने युवा सोराबजी को स्वदेशी बैंक खोलने के लिए प्रेरित किया। जब स्ट्रिंगफेलो महोदय को पता चला कि उनका एक कर्मचारी अपना बैंक खोलने की योजना बना रहा है, तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और उसे बिना सोचे विचारे हड़बड़ी में कोई फैसला ना लेने की सलाह दी। तब सोराबजी पोचखानवाला जी ने उत्तर दिया, सर, मैंने पक्का निश्चय कर लिया है, मैं बैंक की नौकरी छोड़ रहा हूँ। देखना, एक दिन मेरा बैंक आपके बैंक से भी बड़ा बैंक होगा। उस समय सर सोराबजी पोचखानवाला जी को 12 साल का बैंकिंग का अनुभव था। वे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर लंदन की एसोसिएट परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। सक्षम होने के बावजूद भारतीय होने के कारण उनके काम को ना तो उचित मान्यता मिलती थी और ना ही अंग्रेजों के समान वेतन। बैंक ऑफ इंडिया छोड़ने के बाद बड़े कपास व्यापारी श्री कल्याण जी वर्धमान जेतसी की सहायता से श्री पोचखानवाला ने ग्रेशम बिल्डिंग, जो दक्षिण मुंबई में वर्तमान DN रोड पर स्थित है, को 600 रुपये प्रति माह पर किराए पर लिया। 2 कुर्सियां और एक मेज खरीदकर नए बैंक की योजना बनाने में जुट गए। बैंक के पहले कर्मचारी श्री सोराबजी बीका जी थे, जिन्हें 500 रुपये प्रति माह के वेतन पर चीफ कैशियर नियुक्त किया गया था। श्री पोचखानवाला जी द्वारा एक पक्की नौकरी छोड़ देने पर परिवार को धक्का पहुंचा, पर वे अपने निर्णय पर डटे रहे। उन्होंने श्री जेतसी के सहयोग से कई मशहूर कारोबारियों से संपर्क साधा तथा बैंक के लिए सहयोग मांगा और कई बड़े व्यवसायियों ने बैंक के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं देना स्वीकार कर लिया। सभी प्रारंभिक खर्चों का भुगतान श्री कल्याण जी जेतसी ने किया। संस्था के नियम बनाए गए और 21 दिसंबर 1911 को बैंक का पंजीकरण कराया गया। इस प्रकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारतीयों द्वारा स्थापित एवं भारतीयों द्वारा ही संचालित पहला बैंक बना।
श्री सोराबजी पोच खानवाला जी ये जानते थे कि बैंक की सफलता का दारोमदार बैंक के अध्यक्ष की प्रतिष्ठा पर निर्भर करेगा। इसलिए उन्होंने सर फिरोज शाह मेहता जी से बात की। सर फिरोज शाह मेहता मुंबई नगर पालिका एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और एक देशभक्त के रूप में उनकी पहचान थी। उन्होंने बैंक के अंतर नियमों में कुछ बदलाव किए जाने की दशा में ही अध्यक्ष पद स्वीकार करने की बात कही। वे नियम में संशोधन चाहते थे कि कंपनी के कारोबार का प्रबंधन एवं संचालन प्रबंधक द्वारा किया जाएगा, जो निदेशक मंडल के नियंत्रण में होगा। 28 दिसंबर 1911 को निदेशक मंडल की बैठक में यह संशोधन कर सर फिरोज शाह मेहता जी को बैंक का अध्यक्ष बनने का औपचारिक निमंत्रण भेजा गया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया तथा 12 जनवरी 1912 को उनकी अध्यक्षता में बैंक की पहली बैठक आयोजित हुई। पहले 10 वर्षों तक श्री सोराबजी पोच खानवाला ने केवल एक प्रबंधक के रूप में बैंक का काम देखा। उनका प्रारंभिक वेतन 800 रुपये प्रति माह था। 24 फरवरी 1920 को उन्हें प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। दोस्तों, आपने झुनझुनवाला, दारूवाला, पालखीवाला जैसे कई पारसी सरनेम सुने होंगे। पोच खानावाला भी एक सरनेम है जिसमें एक अर्थ छिपा है। वह क्या है, आपकी जिज्ञासा का समाधान आगे चलकर किया जाएगा। बस ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। हम बात कर रहे थे बैंक के शुरू के वर्षों की। उस समय निदेशक मंडल में सर फिरोज शाह मेहता के अलावा श्री मनशेर शाह अफरामजी खान, जिनका दिनशाह भीखा जी खान एंड कंपनी थी, कपास व्यापारी श्री कल्याण जी वर्धमान जेतसी, श्री आरदेशिर बोमन जी दुबाश, श्री मानिक जी जेठाबाई वर्धमान, लोहा व्यापारी श्री मूल जी हरिदास, मारवाड़ी श्राफ श्री राधा कृष्ण लक्ष्मीचंद, श्री मोतीलाल कांजी, श्री हाजी दाऊद हाजी इलियास, श्री जमशेद जी एच चौथिया थे। बैंक के ऑडिटर मैसर्स A.F. फर्गूसन एंड कंपनी तथा मैसर्स बॉटली बॉय एंड बॉटली बॉय थे। मुंबई के मस्जिद रेलवे स्टेशन के निकट मस्जिद बंदर रोड पर मांडवी में 1 मई 1912 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पहली शाखा खोली गई, जिसे स्थानीय व्यापारियों ने अपना पूरा समर्थन दिया। बैंक की शुरुआत अच्छी हुई थी और पहले ही साल 61,833 रुपये 4 आने का लाभ हुआ था। इसमें से 36,800 रुपये की राशि डिविडेंड के रूप में शेयर धारकों में वितरित की गई थी। परंतु 1913 में सभी बैंकों पर संकट आन पड़ा था। पहले ही जो अच्छे चल रहे बैंक थे, इंडियन बैंक, द बंगाल नेशनल बैंक, द बॉम्बे मर्चेंट बैंक एंड द स्टैंडर्ड बैंक ऑफ बॉम्बे, इन बैंकों की हालत नाजुक हो गई थी। जमा राशियों को प्राप्त करने के लिए होड़ मची थी। बैंकों में तरलता यानी लिक्विडिटी की स्थिति डामाडोल हो चली थी। इस समय श्री सोराबजी पोच खानवाला जी ने दिन रात एक करके नकदी की व्यवस्था की तथा सुनिश्चित किया कि बैंक कारोबार चलाने के लिए कोई संकट ना आए। एक दिन खबर फैली कि स्पीशी बैंक डूबने के कगार पर है। सभी जानते थे कि सेंट्रल बैंक के पास स्पीशी बैंक के बहुत सारे शेयर हैं। लोगों का विश्वास डोल रहा था। सेंट्रल बैंक की जमा राशियाँ 12 दिन में 88 लाख रुपए से घटकर 41 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। इस समय अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता जी तथा अन्य निदेशकों ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रहन रखकर धन जुटाया। श्री सोराबजी पोच खानावाला ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए ताकि बैंक को बचाया जा सके। यह खबर व्यापारी जगत में फैल गई, जिसने इस संकट के तूफान की दिशा को मोड़ने का काम किया। वर्ष 1918, 1922, 1924 एवं 1925 में भी अफवाहों के कारण बैंक पर संकट के बादल फिर मंडराए, परंतु बैंक स्टाफ ने 24 घंटे बैंक को खोले रखा। लोगों के मांगने पर नगद भुगतान करते रहे ताकि बैंक की साख को कोई आंच न आए।
वर्ष 1920 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश का पहला बैंक था जिसने जनसंपर्क अधिकारी को नियुक्त किया ताकि बैंक की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके और अफवाहों की वजह से बैंक को कोई क्षति न हो। बैंक का व्यवसाय बढ़ने लगा तो नई शाखाएं खोलने का सिलसिला भी चल निकला। 15 फरवरी 1915 को मुंबई की मुख्य शाखा हार्नबी रोड की अलायंस बिल्डिंग में खोली गई, जिसे मार्च 1921 में ताज बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। हॉर्नबी रोड को आजकल डीएन रोड या दादा भाई नौरोजी रोड कहा जाता है। वर्ष 1923 में बड़ी पूंजी वाला टाटा इंडस्ट्रियल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ तो मुंबई मुख्य शाखा तथा केंद्रीय कार्यालय वर्तमान एमएमओ बिल्डिंग में आ गए। यह ऐतिहासिक भवन आज भी महात्मा गांधी रोड पर सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, जिसमें मुंबई मुख्य शाखा के अलावा कॉरपोरेट फाइनेंस ब्रांच तथा केंद्रीय कार्यालय के कुछ विभाग काम कर रहे हैं। इसी भवन में सर सोराबजी पोचखानवाला जी को समर्पित एक संग्रहालय भी है, जिसमें बैंक की पुरानी यादों को संजोकर रखा गया है। मुंबई से बाहर पहली शाखा अगस्त 1913 में कराची में खोली गई। वर्ष 1934 तक मुंबई में जावेरी बाजार, शेर बाजार, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, स्टैंडर्ड रोड, कालबा देवी तथा भुलेश्वर जैसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक जगहों पर शाखाएं खोली गईं। कोलकाता में 1916 में पहली शाखा खुली तथा बाद में 1922 में बड़ा बाजार, 1931 में न्यू मार्केट, 1932 में शाम बाजार, 1935 में भवानीपुर में शाखाएं खोली गई। जून 1918 में लाहौर, 1919 में रंगून, 1935 में ढाका, इन स्थानों पर शाखाएं खोली गई। श्री नंदलाल पुरी, जो उस समय पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक एवं सचिव के पद पर थे, उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पंजाब का चीफ एजेंट बनाया गया तथा पंजाब में शाखा विस्तार किया गया। वर्ष 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जब दिवालिया होने के कगार पर था, तब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रबंधन एजेंट के रूप में अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव उन्हें भेजा। श्री सोराबजी पोचखानवाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए तथा तब के अध्यक्ष श्री फिरोज सेठना को भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में स्थान मिला। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रगति की उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। वर्ष 1923 तक बैंक की मात्र 19 शाखाएं थी। वर्ष 1929 में 23 और वर्ष 1932 में 29 शाखाएं हो गई। यह संख्या 1943 में बढ़कर 217 हो गई। इस दौरान 27 मार्च 1937 को जामनगर में शाखा खोली गई। इस अवसर पर श्री सोराबजी पोचखानवाला जी के साथ नवां नगर के तत्कालीन जाम साहब उपस्थित थे। श्री सोराबजी पोचखानवाला जी को बैंकिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1934 में सर की उपाधि दी गई। रजत जयंती वर्ष 1936 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया था, परंतु 1937 में एक अत्यंत दुखद घटना घटी जब 4 जुलाई 1937 को सर सोराबजी पोचखानवाला जी का निधन हो गया। समाचार पत्र दी बॉम्बे क्रॉनिकल के मुख्य पृष्ठ पर उनके चित्र के साथ समाचार छपा था। इंडियाज ग्रेटेस्ट बैंकर पासिस अवे, भारत के महानतम बैंकर का निधन हो गया है। एक पत्रकार ने लिखा कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसके लिए जीवन का एकमात्र पर्याय अपनी संस्था की सेवा एवं उसके साथ बेइंतहा प्यार करना था। हम सब समझ सकते हैं कि सर सोराबजी पोचखानवाला जी बैंकिंग जगत में कितने सम्माननीय थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने अपने जीवन काल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में एक ऐसी संस्था को मूर्त रूप दे दिया था जो करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व का विषय बनी।
बैंक स्थापना के शुरू के ही सालों में स्टाफ के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वर्ष 1922 में ही सैकड़ों पुस्तकों, जर्नलों के साथ सुसज्जित लाइब्रेरी बना दी गई, जहां स्टाफ सदस्य अपने ज्ञान में वृद्धि करते थे। वर्ष 1922 में ही गृह पत्रिका सेंट्रलाइट प्रारंभ की गई ताकि कर्मचारीगण बैंकिंग तथा अपने बैंक की गतिविधियों से परिचित होते रहें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय महिलाओं के सामाजिक उत्थान में भी निर्णायक भूमिका अदा की। सुश्री यास्मीन सर्वेयर भारत की पहली महिला कॉमर्स ग्रेजुएट बनी तो वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्त होकर भारत के किसी भी बैंक में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। 23 फरवरी 1963 को बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपनी रंगून की शाखा खोनी पड़ी। इसी प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 30 जून 1965 को पाकिस्तान में 5 शाखाओं का अधिग्रहण पाकिस्तान सरकार ने कर लिया। आगे चलकर 19 जुलाई 1969 को जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 673 शाखाओं के साथ एक राष्ट्रीयकृत बैंक में परिवर्तित हो गया। राष्ट्रीयकरण के बाद तेजी से शाखाओं तथा कारोबार का विस्तार हुआ। अब ग्रामीण तथा दूर अंदाज की इलाकों में भी शाखाएं खुलने लगी एवं सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के आर्थिक उत्थान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंक को उस समय 6 राज्यों में 39 जिलों का लीड बैंक बनाया गया, जिसमें तेजी से शाखा विस्तार कर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाया गया। सेंट्रल बैंक ने अच्छी ग्राहक सेवा के बल पर जनमानस का विश्वास शुरू में ही जीत लिया था। समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने बैंकिंग सुविधाओं के लिए सेंट्रल बैंक को अपनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का खाता सेंट्रल बैंक की इलाहाबाद शाखा में था। नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा की संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटीज का खाता सेंट्रल बैंक में था। इसी प्रकार नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रामन जी का खाता सेंट्रल बैंक की बंगलुरु शाखा में था। अनेकों औद्योगिक घराने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े रहे तथा पुराने और नए उद्योगों के निर्माण में सेंट्रल बैंक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेंट्रल बैंक की स्थापना से ही बहुत बड़े नाम बैंक के प्रबंधन में रहे हैं। देश की आज़ादी के वर्ष तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 5 अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता, सर ए.जे. बिल्डिमोरिया, सर फिरोज सी सेठना, सर H.P. मोदी, सर हरिदास माधवदास, ये सब सर की पदवी से विभूषित थे। सर फिरोज सी सेठना के कार्यकाल में टाटा इंडस्ट्रियल बैंक का विलय, यूनियन बैंक का प्रबंधन जैसी बड़ी घटनाएं हुई। सर H.P. मोदी 3 कार्यकालों तक अध्यक्ष रहे और बैंक को एक विजनरी के रूप में दिशा प्रदान की। श्री दिनशा डी रोमर के कार्यकाल में लंदन में सेंट्रल बैंक की शाखा खोली गई। श्री वी.सी. पटेल के कार्यकाल में ग्रामीण बैंकिंग पर बल दिया गया। श्री बी.एन. अडारकर के कार्यकाल में बैंक शाखाओं को अंचल क्षेत्र में बांटा गया तथा कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाया गया। श्री डी.वी. तनेजा का कार्यकाल वर्ष 1974 से 1975 तक था, जिसमें स्टाफ को ग्राहक सेवा के प्रति संवेदनशील बनाने पर ध्यान दिया गया। वर्ष 1975 से 1980 तक श्री पी.एफ. गट्टा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रहे एवं बैंक की कर्मचारी संघों के दबदबे से निपटने में उनकी भूमिका कौशलपूर्ण रही। वर्ष 1981 से 1985 की अवधि में श्री बी.वी. सोनालकर सर्वोच्च पद पर रहे, जिन्होंने बैंक को एक ब्रांड बनाने, इसकी नई छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आजकल का बैंक लोगो उनके ही कार्यकाल में आया था। श्री
M.N. गोइपोरिया 1986 से 1990 तक बैंक के CMD रहे तथा उन्होंने बैंक के आंतरिक प्रबंधन पर उल्लेखनीय काम किया। श्री N.M. मिस्त्री का कार्यकाल वर्ष 1990 से 1995 तक था, जब बैंक के कार्य में गुणवत्ता को प्राथमिकता मिली। श्री एस सुब्रमण्यम वर्ष 1992-93 में CMD थे, तब भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1993 से 1997 तक श्री एस दोरईस्वामी सर्वोच्च पद पर रहे, तब बैंक में तेजी से आधुनिक टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 1997 से 2000 तक श्री KC चौधरी CMD रहे, तब NPA संबंधी नए मानक बैंकों में लागू किए गए थे एवं उन्होंने नए लेखांकन मापदंडों को सुचारू रूप से लागू करने NPA के प्रबंधन पर अत्यधिक जोर दिया। वर्ष 2000 से 2005 तक डॉक्टर दलबीर सिंह बैंक के अध्यक्ष थे। उन्होंने बैंक के CBS अभियान की नींव रखी, बैंक ब्रांडिंग में नए कदम उठाए, C4C जैसी पहल सामने आई। वर्ष 2005 में सुश्री HA दारूवाला के रूप में बैंक को पहली महिला अध्यक्ष मिली। उन्होंने 2009 तक अपने कार्यकाल में बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार किए तथा बैंक एक प्रतिस्पर्धी बैंक के रूप में उभरा। इनके कार्यकाल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हुए। श्री एस श्रीधर का कार्यकाल 2009 से 2011 तक था। इन्हीं के कार्यकाल में बैंक ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए। नवचेतना अभियान चलाया गया। बैंक ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में एक सह प्रायोजक की भूमिका निभाई तथा स्टाफ सदस्यों को स्मारक सिक्के वितरित किए गए। आगे की अवधि में श्री M.V. टांगसाले, श्री राजीव ऋषि, श्री पल्लव मोहपात्रा एवं श्री M.A. राव बैंक के सर्वोच्च पद पर रहे हैं। यह दौर बढ़ते NPA के कारण सभी बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। सेंट्रल बैंक की लाभप्रदता भी इस दौर में प्रभावित हुई। अनेकों घाटे वाली शाखाएं बंद कर दी गईं तथा बैंकों को लाभप्रद बनाने के उपायों को प्राथमिकता दी गई। संतोष का विषय यह है कि विगत कुछ वर्षों में बैंक फिर से अपनी पुरानी प्रतिष्ठा के पथ पर लौट आया है तथा एक सशक्त बैंक के रूप में देशवासियों की सेवा में अपना योगदान दे रहा है। दोस्तों, वर्ष 1911 से अब तक करोड़ों भारतीय ग्राहक या स्टाफ सदस्य के रूप में सेंट्रल बैंक से जुड़े रहे हैं और शताब्दी वर्ष में बैंक पर जारी डाक टिकट उन सब के लिए गर्व का विषय है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, इसे शेयर, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।